अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द 26th लेक्चर ऑफ एनालिटिक नंबर थ्योरी। पहले हम रिव्यू करते हैं 25th लेक्चर को। 25th लेक्चर के अंदर मैंने अरिथमेटिक फंक्शंस जो है उनको इंट्रोड्यूस किया था, डिफाइन किया था कि वो सारे फंक्शंस जो कि इस टाइप के हों, जिनकी डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर्स हों और रेंज के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी हो सकती है, तो उन फंक्शंस को मैं कहूँगा कि अरिथमेटिक फंक्शन है। सिंपल वर्ड्स के अंदर जिनको इंटीजर्स के ऊपर डिफाइन किया जा सके। सो हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स कंसिडर कर रहे हैं। हमने कुछ एग्जांपल्स देखी जो अपने फंक्शंस पहले से डिफाइन किए हुए थे, जिस तरह आयलर फी फंक्शन था, कुछ लास्ट लेक्चर में डिफाइन किए डिवाइसेस फंक्शन वगैरह और मोबियस फंक्शन वगैरह। उन सब के अंदर जो आपके पास आंसर्स आ रहे हैं वो भी नेचुरल नंबर्स के अंदर आ रहे हैं। तो मोर कॉमनली हमारे पास इस टाइप के फंक्शंस हैं जो कि नेचुरल नंबर से लेके नेचुरल नंबर्स के अंदर तक है। उनमें से एक डिवाइसेस फंक्शन था जिसका मैंने पहले जिक्र किया। फिर मैंने उससे जो पिछले लेक्चर के अंदर मसलन प्राइम्स डिफाइन किए थे, उनका रिलेशन निकाला एक न्यू नोशन के साथ, परफेक्ट नंबर्स के साथ। तो क्वेश्चन हमने पोज किया कि परफेक्ट नंबर्स जो हैं वो कितने हो सकते हैं, तो हमने आंसर दिया इसके साथ रिलेट करके कि अगर मसलन प्राइम्स जो हैं वो इनफाइनाइट मैनी हो जाएं तो उतने ही परफेक्ट नंबर्स होंगे, क्योंकि हर मसलन प्राइम्स के साथ मैंने एक परफेक्ट नंबर जो है वो अटैच कर दिया। फिर मोबियस फंक्शन जो है वो डिफाइन किया, वो भी इसी तरीके से एक फंक्शन था जो कि नेचुरल नंबर से वैल्यूज देता है और आंसर नेचुरल नंबर्स के अंदर देता है। उसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, या तो आंसर 1 देता है या -1 देता है, 1 के लिए 1 देता है और अदरवाइज 0 देता है। तो टोटल उसकी ऑप्शन है 0, 1 और -1। सो जो अगर मैं मोबियस फंक्शन लिखूँ तो मोबियस फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम नेचुरल नंबर्स टू दिस सेट 0, 1 एंड -1। अगर किसी भी फैक्टर के अंदर स्क्वायर या उससे बड़ी आ गई पावर तो वो 0 दे देगा, या 1 के लिए 1 देगा, या वो काउंट करेगा कि इसके अंदर कितने प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। 1 शो करता है कि इसके अंदर जो प्राइम नंबर्स हैं जो डिफरेंट आ रहे हैं उनकी तादाद इवन है, और -1 ये शो करता है कि उसके अंदर जो डिफरेंट प्राइम नंबर्स आ रहे हैं उनकी तादाद ऑड है। फिर हमने डिवाइजर सम्स की जो नोशन थी वो डिफाइन की कि डिवाइजर सम से मुराद मेरे पास ये सम है कि n एक नंबर है और d जो है वो रन करता है इस n के ऊपर, इस n के डिवाइजर्स के ऊपर। तो जितने भी डिवाइजर्स हैं ये सम उतनी दफ़ा चलेगा और हर कॉरस्पॉन्डिंगली वैल्यू जो भी लगी होगी मैं उसको लिख के उतने टाइम्स सम कर लूँगा। मैंने डिवाइजर सम्स निकाले मोबियस फंक्शन के लिए और आयर फंक्शन के लिए। सो मोबियस फंक्शन के लिए जो डिवाइजर सम आया था d डिवाइड्स n म्यू ऑफ d, वो सिंपली ये ब्रैकेट फंक्शन आ रहा था सिंपल सा कि जो 1 के लिए सिर्फ 1 दिखेगा, और अगर आपके पास n कोई भी नंबर है जो कि 1 से बड़ा है तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। यानी कि डिवाइजर फंक्शन जो है मोबियस फंक्शन का वो 0 है, डिवाइजर सम जो है वो 0 है। इस तरीके से जो आयलर फंक्शन है वो हमने कैलकुलेट किया, d डिवाइड्स n, phi of d शुड बी n। तो ये हमारे पास दो लास्ट रिजल्ट हैं। आज जो हम काम करेंगे उसके अंदर हम देखना चाहते हैं कि क्या इनका आपस में कोई रिलेशन है, क्या इस सम का इस सम के साथ कोई रिलेशन है। तो उसको डिस्कस करने के लिए सबसे पहले मैं एक दफ़ा आयलर फंक्शन को रिविजिट करना चाहता हूँ कि आयलर फंक्शन क्या था। तो ये कोई हमने इसकी काफ़ी सारी एग्जांपल्स की थी 13th 14th लेक्चर के अंदर कि अगर मेरे पास n ये लिखा हुआ है p1 k1 p2 k2 अप टू pr kr, यानी कि किसी भी नंबर की प्राइमरी डिकम्पोजिशन लिखी हुई है तो मैं उसका आयलर फी फंक्शन जो है वो कैलकुलेट कर सकता हूँ। उसका आयलर फी फंक्शन बराबर होगा p1 k1 minus p1 k1 minus 1, then p2 k2 minus p2 k2 minus 1, एक पावर कम, यहाँ तक के लास्ट जो है pr kr minus pr and kr minus 1। तो ये मेरे पास आयलर फी फंक्शन होगा इसका, मैं उसको कैलकुलेट कर लूँगा। अगर मैं इस फर्स्ट के अंदर से p1 की पावर k1 कॉमन ले लूँ तो इधर मेरे पास 1 बचेगा, और इधर क्योंकि -1 था तो p1 रेस्ट टू पावर -1 आ जाएगा। उसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 1 ओवर p1। इसमें से p2 की पावर k2 कॉमन ले लेता हूँ तो इट इज 1 माइनस 1 ओवर p2 एंड सो ऑन। द लास्ट वन इज, इसमें से pr की पावर kr कॉमन ले ली तो 1 माइनस 1 ओवर pr। अब ये जो मेरे पास ये फैक्टर्स आ रहे हैं 1 से लेके r तक, इनको मैं अगर इकट्ठा करके लिख लूँ तो इट इज p1 की पावर k1, p2 पावर k2 अप टू pr kr, और आगे आ रहा है 1 माइनस p1, 1 माइनस 1 ओवर p2 अप टू 1 माइनस 1 ओवर pr। ये नंबर दोबारा n बन गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इट इज n, और इस प्रोडक्ट को ऐसे लिखता हूँ प्रोडक्ट p डिवाइड्स n 1 माइनस 1 बाई p।
क्योंकि इस प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो वाले प्राइम्स आ रहे हैं जो कि n की प्राइमरी डिकम्पोजिशन के अंदर थे। तो अगर वो n की प्राइमरी डिकम्पोजिशन के अंदर है तो इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ यही वो प्राइम्स हैं जो कि n को डिवाइड कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और प्राइम नहीं हो सकता। तो p डिवाइड्स n, यानी कि वो सारे के सारे प्राइम जो कि n को डिवाइड करते हैं, ये प्रोडक्ट उनके ऊपर चल रही है। तो वो r है, तो ऑटोमेटिकली ये प्रोडक्ट जो है r नंबर्स पे चलेगी और हर दफा आपके पास ये फैक्टर देती जाएगी 1 - 1/p की। तो ये मेरे पास फाई ऑफ n की वैल्यू है। मैं इसको यूज करूंगा, इस एक्सप्रेशन को बेसिकली मैं यूज करना चाहता था अपने आने वाले रिजल्ट्स के अंदर। पहला रिजल्ट देखें कि फाई ऑफ n शुड बी इक्वल टू d डिवाइड्स n म्यू ऑफ d एंड n बाई d। तो अब ये देखें, इसका और इसका आपस में रिलेशन आ गया। इस साइड के ऊपर आइलर फी फंक्शन लिखा हुआ है, इस साइड के ऊपर मोबियस फंक्शन लिखा हुआ है। बड़ा सिंपल सा फंक्शन है, बट स्टिल दे हैव रिलेशन। एक कोई आइडेंटिटी है जिसके अंदर मैं इसको इकट्ठा कंसीडर कर सकता हूँ। अब जरा ये फाई ऑफ n की जो मैंने लास्ट कैलकुलेशंस की हैं वो चेक करें। फाई ऑफ n इज n टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट p डिवाइड्स n एंड 1 - 1/p। सो अगर आप दोबारा से एक दफा लिखें तो इट इज n इंटू 1 - 1/p1 up to 1 - 1/pr if I assume that n is this number p1 k1 up to pr kr। यानी कि मैं assume कर लूं कि n की प्राइमरी डिकम्पोजिशन के अंदर सिर्फ p1 से लेके pr प्राइम्स आ रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट इसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट ने रन करना है उन सारे प्राइम्स के ऊपर जो n को डिवाइड करते हैं। तो प्राइमरी डिकम्पोजिशन के अलावा कोई और प्राइम नहीं हो सकता, अदरवाइज उसकी प्राइमरी डिकम्पोजिशन आपने गलत लिखी हुई है। दिस मीन्स कि फाई ऑफ n बाय n is equal to this product 1 - 1/p1 up to 1 - 1/pr। एक दफा ये प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करना शुरू करें, ये क्या आएगी? पहला नंबर तो 1 आ जाएगा, सबके साथ एक लगा हुआ है, तो -1/p1 -1/p2 up to -1/pr आ जाएगी, क्योंकि सबके साथ पहला पहला फैक्टर है। नेक्स्ट फैक्टर होगा 1 - 1/p2 एंड सो ऑन। तो ये वाला माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये दे देगा, ये वाला माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये दे देगा। तो वो सारे के सारे जो सिंगल फैक्टर्स हैं वो आ जाएंगे। प्लस अब ये 1/p1 ने 1/p2 से मल्टीप्लाई होना है, तो ये प्लस हो जाएगी और p1 और p2 आ जाएगा, सो ऑन pr-1 और pr आ जाएगा। फिर 1/p1 1/p2 और 1/p3 मल्टीप्लाई हो रही हैं, तीनों के साथ नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा p1 p2 p3 का, और ये चलता रहेगा यहाँ तक कि लास्ट टर्म जो है वो 1/p1 1/p2 और 1/pr की प्रोडक्ट होगी। सो -1 की पावर r, क्योंकि मुझे नहीं पता कि नेगेटिव के कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, r फैक्टर्स हैं, तो जो भी आ रहा है वो आ जाएगा डिवाइडेड बाय p1 p2 अप टू pr। ये नंबर्स आ गए। अब मैं इनको अगर देखूं तो ये पहली वैल्यू लिखी हुई है म्यू ऑफ 1, नेक्स्ट वैल्यू है म्यू ऑफ p1 ओवर p1, क्योंकि p1 का अगर आप म्यू लेते तो क्या आता, सिंगल फैक्टर था प्राइम फैक्टर, तो -1 की पावर 1 आ जानी थी, दैट इज -1, तो ये लिखा हुआ है। देन आगे म्यू ऑफ p2 ओवर p2 अप टू म्यू ऑफ pr ओवर pr। अगर आप p1 p2 ले तो उसका म्यू क्या आना था, वो एग्जैक्टली 1 ही आना था, क्योंकि p1 और p2 के अंदर दो फैक्टर्स हैं, तो -1 की पावर 2 आ जाना था विच इज 1, तो ऊपर 1 ही लगा हुआ है। सो ऑन, ये जो लास्ट फैक्टर है ये भी एग्जैक्टली म्यू लिखा हुआ है p1 से लेके pr और नीचे p1 से लेके pr, क्योंकि अगर r फैक्टर है तो इसका आंसर ही ये है -1/r, जितने फैक्टर्स हैं और सबकी पावर ऊपर कोई भी नहीं लगी हुई। तो जितनी भी PIs की पावर्स हो सकती हैं वो देखिए नीचे चल रही हैं, पहले सिंगल फैक्टर्स, फिर डबल फैक्टर्स, फिर ट्रिपलेट्स और लास्ट तक 1 से लेके r तक सारी की सारी। इसके अलावा अगर आप कोई भी डिवाइजर कंसिडर करेंगे उसमें स्क्वायर फैक्टर जरूर आएगा, अगर स्क्वायर फैक्टर आएगा तो ऊपर जो म्यू ऑफ दैट स्क्वायर फैक्टर है वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो वाली टर्म जो है वो कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगी। दिस मीन्स कि जितने पॉसिबल डिवाइजर्स हो सकते थे n के, जिनके ऊपर म्यू ने आंसर देना था 0 के अलावा, वो सारे लिखे हुए हैं। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, d डिवाइड्स n म्यू ऑफ d
ओवर डी। ऊपर डिवाइजर का म्यू है और नीचे डी है। तो अगर मैं इसको नेक्स्ट पे ले जाऊँ तो ये मेरे पास आ रहा है फाई ऑफ एन बाय एन इज इक्वल टू डी डिवाइड्स एन म्यू ऑफ डी बाय डी। मेरे से एन को उठा के साइड पे मल्टीप्लाई कर रहे थे। फाई ऑफ एन इज इक्वल टू डी डिवाइड्स एन म्यू ऑफ डी बाय डी इंटू एन, और इसको बेशक इस तरह लिख लें डी डिवाइड्स एन म्यू ऑफ डी एंड इट्स एन बाय डी। तो ये आपके पास वही रिजल्ट आ गया जो हम प्रूफ करना चाह रहे हैं कि आइलर फंक्शन के अंदर और मोबियस फंक्शन के अंदर कोई ना कोई रिलेशन है, और वो रिलेशन उनके डिवाइजर सम के साथ रिलेटेड है। अब हम कोई फर्दर जो है ना इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं जिसको हम आगे एक नोशन इंट्रोड्यूस करेंगे मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस की, तो उसके अंदर इसको डिस्कस करेंगे। अभी तक जो हमने देखा है उसके अंदर हमने देखा है कि फाई ऑफ 3 इंटू 5 जो है वो बराबर हो जाता है फाई ऑफ 3 के और फाई ऑफ 5 के। मैं अगर कहूँ कि फाई ऑफ 6 और 10 जो है वो बराबर हो जाता है फाई ऑफ 6 के और फाई ऑफ 10 के, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगी या नहीं? सो ये दो नंबर्स और इन दो नंबर्स के अंदर कोई डिफरेंस है या नहीं है? सो 3 और 5 जो है ये आपस में रिलेटिवली प्राइम नंबर्स थे। मैंने इनको स्प्लिट कर लिया। क्या 6 और 10 जो है ये भी आपस में रिलेटिवली प्राइम है? क्या मैं उनको स्प्लिट कर सकता हूँ? तो इन सब के लिए मुझे एक जनरल एक्सप्रेशन चाहिए कि अगर दो नंबर्स की प्रोडक्ट लिखी हो तो क्या मैं उनकी आइलर प्रोडक्ट जो आइलर फी फंक्शन उन प्रोडक्ट का कंसिडर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अभी मेरा नेक्स्ट रिजल्ट है वो एग्जैक्टली यही है। तो ये कहता है कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं m और n, आपने इसका आइलर फी फंक्शन कैलकुलेट करना है तो बराबर होगा आइलर फी फंक्शन ऑफ m इंटू आइलर फी फंक्शन ऑफ n एंड देन d ओवर फाई ऑफ t सच दैट d विल बी द जीसीडी ऑफ m एंड n। तो अज्यूम कर लेते हैं कि आपके पास जो दो नंबर थे m और n उनका जीसीडी 1 था, तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगी? फाई ऑफ m n इज इक्वल टू फाई ऑफ m फाई ऑफ n एंड 1 ओवर फाई ऑफ 1। तो 1 खत्म हो गया, ये बराबर आ गया फाई ऑफ m n इज इक्वल टू फाई ऑफ m इंटू फाई ऑफ n। तो ये बराबर सिंपली ये आ गया। तो अगर तो दोनों नंबर रिलेटिवली प्राइम है तो उसका मतलब है कि आइलर फी फंक्शन उन दोनों के ऊपर अलग-अलग अप्लाई करें तो बराबर होगा एग्जैक्टली उनकी प्रोडक्ट के। तो इस वजह से 3 और 5 की जो मल्टीप्लिकेशन है उसका आंसर एग्जैक्टली 3 और 5 के आइलर 5 फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन होगी, यानी कि 15 का आंसर होगा 2 इंटू 4 विच इज 8। लेकिन जो हम एग्जांपल कंसिडर कर रहे थे 6 और 10 की, 6 के अंदर 2 पड़ा हुआ है, 10 के अंदर भी 2 पड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि इनका जीसीडी 1 नहीं हो सकता। अब उस केस में जो जनरल रिजल्ट है वो ये है कि पहले फाई ऑफ m इंटू फाई ऑफ n एंड देन d ओवर फाई ऑफ t। आप देखें इसको प्रूफ कैसे करेंगे। ये मुझे एक्सप्रेशन का क्लियरली पता है कि फाई ऑफ n बाय n जो है वो बराबर आ जाता है p जो कि डिवाइड करते हैं n को और 1 माइनस 1 बाय p। ये आइडेंटिटी आज हमने शुरू में डिस्कस की है। मैं अब n की जगह mn का कंसिडर करना चाहता हूँ, तो ये बन जाएगा फाई ऑफ mn ओवर mn, क्योंकि नंबर यही है, विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट p डिवाइड्स mn एंड 1 माइनस 1 बाय p। इसको मैं कंसिडर करना चाहता हूँ अलग-अलग कि वो सारे के सारे नंबर्स जो m को भी डिवाइड करें उनको अलग कर लूँ और वो सारे नंबर्स जो कि n को डिवाइड करें उनको अलग कर लूँ। लेकिन क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या कोई ऐसा प्राइम नहीं होगा जो एट द सेम टाइम m को भी डिवाइड कर रहा हो और n को भी डिवाइड कर रहा हो? क्योंकि अगर आपने उसे यहाँ कंसिडर कर लिया तो वो यहाँ भी आ रहा है, लेकिन प्रोडक्ट में इधर तो वो एक दफा आ रहा था, तो अब आप दो दफा कंसिडर कर रहे हैं। जिस तरह 6 और 10, 6 के अंदर एक प्राइम है 2 इस प्रोडक्ट में एक दफा आएगा, लेकिन जब आप इसे दो दफा अलग करके लिखेंगे तो इधर भी आ जाएगा, क्योंकि 2 m को भी डिवाइड कर रहा है 6 को भी और 2 10 को भी डिवाइड कर रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स पे चल रहा है, उनकी पावर्स पे नहीं चल रहा। इधर 6 और 10 की मल्टीप्लिकेशन आएगी, सो ये है नंबर
2 इंटू 3 और ये नंबर है 2 इंटू 5। दोनों की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी 2 स्क्वायर 3 और 5, यानी कि 4 3 12 5 60, सो 60 इसकी प्रोडक्ट आएगी। अब मेरे पास ये जो प्रोडक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स पे चलनी है, सिर्फ मैंने p लिखा हुआ है, p की कोई पावर नहीं, तो इसका मतलब है कि मैं 2 को सिर्फ एक दफा यूज करूंगा। इधर तो 2 एक दफा यूज हो गया। इस दोनों को प्रोडक्ट को देखें, प्राइम m के वाली जितने नंबर आ रहे हैं प्राइम उसमें भी यूज होगा, तो क्या 2 इसमें आ रहा था 6 में, इधर भी यूज हो गया। क्या 2 10 में आ रहा था, इधर भी यूज हो गया। ये प्रॉब्लम है, ये मुझे नहीं चाहिए। तो जो कॉमन आ रहे हैं दोनों के अंदर उनको मैं निकालना चाहता हूं। अब वो कॉमन निकालूंगा कैसे? जो भी d m और n के जीसीडी को डिवाइड कर रहे हैं उनको अंदर से निकाल दूंगा। तो जारी बात है कि अगर वो दोनों में है तो कॉमन पड़े होंगे, तो जो भी उनका दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है उसको निकाल दूंगा अंदर से। अब ये जो नंबर है इस साइड के ऊपर, ये क्या बना? दिस नंबर बाय दिस आइडेंटिटी इज phi of m by m. This number is phi of n by n, क्योंकि प्रोडक्ट चल रही है इन सब के ऊपर, डिवाइडेड बाय phi of d by d, where d is the GCD of m and n. So इस साइड पे ये आइडेंटिटी लिखी हुई है mn over mn। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो मेरे पास रिजल्ट ये आ रहा है। सो n और m और n कंसिडर आपस में कैंसिल हो गए। सो फाइनली यू गेट m n की मल्टीप्लिकेशन जो है इसका आंसर है phi of m इंटू phi of n इंटू d बाय phi of d। सो अगर आपने वो एग्जाम्पल कंसिडर करनी है 6 और 10 की, तो ये बराबर होगा phi of 6 phi of 10, d इनका जीसीडी क्या आएगा 2 ओवर phi of d which is phi of 2। ये कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं कुछ मोर अरिथमेटिक फंक्शंस। सो जो मैं फंक्शन नेक्स्ट डिफाइन करना चाहता हूँ दैट इज कॉल्ड मैंगोल्ड फंक्शन। मैंगोल्ड फंक्शन जो है ये प्राइम नंबर्स की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सो बड़ा सिंपल सा फंक्शन है, हम बड़े आराम से इसको डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर्स ही हैं, लेकिन रेंज के अंदर इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि नंबर्स हों, दे आर जस्ट एनी रियल नंबर। सो ये इसकी नोशन है मैंगोल्ड फंक्शन के लिए। इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि अगर n किसी एक प्राइम की पावर हो तो उसका आंसर log p आ जाएगा, और अगर उसके अंदर एक से ज़्यादा प्राइम्स आ गए हैं तो अदरवाइज जो भी केस बन रहा है उसका आंसर 0 होगा। सो मैं डिफाइन करता हूँ n इज इक्वल टू 2 के लिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन, ये सारे। तो इनके लिए जो मैंगोल्ड फंक्शन आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? 2 क्या ए की प्राइम की पावर है, इसमें 2 रेज़्ड बाय 1 ए की प्राइम, तो इसका आंसर आ जाएगा log ऑफ 2। इसका आंसर आ जाएगा log ऑफ 3। इसका आंसर क्या आएगा? ये ए की प्राइम की पावर है 4 2 स्क्वायर, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा log ऑफ 2। 5 log ऑफ 5 6। अब ये दो प्राइम्स आ गए 2 इंटू 3, सो इट इज 0। log of 7, it is again log of 2, 3 is log of 3 क्योंकि 3 square is 9, 10 का फिर 0, 11 का log of 9। तो इसका मतलब है कि ये 2 की जो पावर्स हैं जितनी भी आएंगी आगे उन सब के लिए आंसर log 2 रहेगा। 3 की जितनी पावर्स आएंगी उनके लिए log 3 रहेगा।
5 की जितनी पावर्स आएंगी उनके लिए, और जिधर ही कंपोजिट नंबर आने शुरू होंगे, यानी कि कंपोजिट तो जारी बात है 4 भी है, कंपोजिट से मुराद की जिसके अंदर एक से ज्यादा जो प्राइम्स हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन आ रही होगी, उन सब के ऊपर उसका आंसर 0 आना शुरू हो जाएगा। तो ये मैंगोल्ड फंक्शन है। अब हम डिफाइन करते हैं जो हमारे पास दो नंबर्स, दो फंक्शंस गिवन है, उनकी प्रोडक्ट आपस में कैसी होगी। तो पहले तो एग्जांपल के तौर पे हम इसको डिफाइन क्यों कर रहे हैं, हमारी क्या स्पेशलिटी है इसके अंदर। हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, से f of x is equal to x and g of x is equal to x square plus 1। तो f की मल्टीप्लिकेशन g से क्या मुराद है, ये मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। इसका मुराद ये भी हो सकता है कि f o g यानी कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन f इंटू जी ऑफ एक्स कंसिडर कर लें। इसकी मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये भी हो सकता है कि आप सिंपली इन दोनों फंक्शंस को रखें और आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। इस केस में इसका आंसर आएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स, और कंपोजिशन के फॉर्म में अगर आप लेंगे एफ ओ जी ऑफ एक्स, तो इट इज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। सो आपके पास ये नंबर आ जाएगा g of x and g of x simply x square plus 1। तो f और g of x x square plus 1 दोबारा आ रहा है। दिस मीन्स कि जब आप फंक्शंस के ऊपर आएंगे तो डेफिनेशन आपको मल्टीप्लिकेशन की खुद से देनी पड़ेगी कि आप किस मल्टीप्लिकेशन को कंसिडर कर रहे हैं। इट इज़ नॉट लाइक नंबर्स के 2 इंटू 3 की मल्टीप्लिकेशन का एक मतलब है। इवन कि हम नंबर्स में भी डिफरेंट मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन फंक्शंस के लेवल पे आके हमें डिफाइन करना पड़ता है कि मल्टीप्लिकेशन से क्या मुराद है। अब जो हमने अरिथमेटिक फंक्शंस लिए हैं उनकी एक रीज़न थी। रीज़न ये थी कि हम स्टडी करना चाहते थे नंबर्स को, इन पर्टिकुलर प्राइम नंबर्स को। तो अब हम कुछ ऐसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करना चाहते हैं जो हमारे काम की हो। तो जो हम नंबर थ्योरी के अंदर मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड डिरिचले प्रोडक्ट या डिरिचले कॉन्वोल्यूशन, इस मैथमेटिशियन के नाम के साथ। सो आपके पास से एफ एंड जी are two arithmetic functions। Then f multiply by g किस तरीके से मैं डिफाइन करूंगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों फंक्शंस जो हैं ये नेचुरल नंबर्स पे डिफाइन है, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसे नेचुरल नंबर्स पे डिफाइन करना है। शुड बी इक्वल टू d डिवाइड्स n, यानी कि सम चलेगा सारे के सारे डिवाइसेस पे n के, f of d and g of n by d। तो ये जो आपके पास बनेगा ये मेरा मुराद होगा इन दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन से। और इधर जो मैं कुछ नहीं लिख रहा, तो इधर मैं मल्टीप्लिकेशंस नंबर्स की यूज कर रहा हूँ, क्योंकि जारी बात है कि आप जब f अप्लाई करेंगे d के ऊपर तो एक नंबर आंसर आएगा, g अप्लाई करेंगे इस नंबर के ऊपर एक आंसर आएगा। तो ये उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है, और इधर लेफ्ट साइड पे मैंने इन दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन कर दिया। एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। सपोज मेरे पास n की वैल्यू गिवन है 10। मैं दो फंक्शंस अलग से गिवन है, मैं एफ जी की मल्टीप्लिकेशन 10 के ऊपर कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, क्या आएगी? इट इज इक्वल टू d divides 10 f of d into g of 10 by d, क्योंकि n की वैल्यू 10 गिवन है। 10 के डिवाइसेस कौन कौन से हैं? 1, 2, 5 एंड 10। इसका मतलब है कि ये जो सम चलेगा ये इन डिवाइसेस पे चलेगा, यानी कि ये सम 4 दफा चलेगा। पहली दफा 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 5 के लिए, फिर 10 के लिए। मैं इनकी वैल्यूज अप्लाई करता हूँ। पहली दफा जो सम है वो d इज इक्वल टू 1 के लिए चला, तो ये आ गया f ऑफ 1 एंड g ऑफ 10, क्योंकि 10 by 1 is 10 प्लस नेक्स्ट d is 2, so f of 2, g of 10 by 2 is 5 प्लस नेक्स्ट डिवाइजर आया 5, तो f of 5, g of 10 by 5 is g of 2
प्लस नेक्स्ट डिवाइजर इज 10, सो ये आपके पास आ गया f of 10 एंड g of 10 by 10 इज 1। तो ये मेरे पास f और g की डिरिचलेट प्रोडक्ट है ऑन 10। तो मैं इस तरह, आपके पास जो मर्जी नंबर लिखा हो वो इधर आपने n की जगह पुट करना है। अगर आपके पास ये पता है कि f का आंसर किसी भी नेचुरल नंबर पे क्या है और g का आंसर किसी भी नेचुरल नंबर पे क्या है, तो प्रोडक्ट का आंसर नेचुरल नंबर पे निकाला जा सकता है। तो प्रोडक्ट ऐसे डिफाइन है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है देखने वाली वो ये कि ये d है, तो ये एग्जैक्टली उसका क्वोशंट है। मिसाल के तौर पे अगर d डिवाइड करता है n को, तो इसका मतलब है n इज इक्वल टू d इंटू क्यू, और q की वैल्यू क्या होगी, इट इज एग्जैक्टली n बाई डी। तो एक साइड पे d है और एक साइड पे n बाई डी है। ये देखिए इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या आएगा, d का और n बाई डी का, d से कैंसिल हो जाएगा, आंसर n आएगा। इसका मतलब है कि ये दोनों डिवाइसेस पेयर्स की फॉर्म में लिखे हुए डिवाइसेस, 1 इंटू 10, 2 इंटू 5, 5 इंटू 2, 10 इंटू 1, ये सारी के सारे 10 के पेयर्स लिखे हुए हैं उसके डिवाइसेस की फॉर्म के अंदर। तो अगर ये डिवाइजर है तो आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, और अगर इसको आप क्वेश्चन डिवाइजर मान लें तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो 1 को जब आप 10 पे डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन 10 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 10 को, क्वेश्चन 5 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे क्वेश्चन 2 आएगा, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये काम करेगा। डिरिचलेट जो प्रोडक्ट है दो फंक्शंस के इस तरीके से काम करेगी। तो अब जितने भी मैंने फंक्शन डिफाइन किए हैं, मोबियस फंक्शन हो गया, मैंगोल्ड फंक्शन है, आइलर-फी फंक्शन है, डिवाइजर फंक्शन है, अगर वो नंबर थ्योरेटिक फंक्शन है यानी कि अरिथमेटिक फंक्शन है, तो मैं जब भी उसकी प्रोडक्ट कहूंगा तो मैं उससे मुराद ये वाली प्रोडक्ट लूंगा। अब वो जो हमने एक रिजल्ट किया उसको जरा इस लैंग्वेज के अंदर देखते हैं कि हमारे पास इस लैंग्वेज में जो प्रीवियस रिजल्ट्स हैं वो किस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, से n ऑफ n इज इक्वल टू n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। मैंने एक फंक्शन डिफाइन करना था, मैंने उसका नाम n रख लिया, जो कि डिफाइन है नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर्स। ये क्या करता है कि जो इसके अंदर इनपुट देते हैं वो ये आउटपुट दे देता है। तो समहाउ कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आइडेंटिटी फंक्शन है। इधर नहीं है, ये हम बाद में देखते हैं कि इधर क्यों नहीं है। इधर आइडेंटिटी फंक्शन असल में एक थोड़ा सा डिफरेंट फंक्शन है। पहले जो रिजल्ट किए हैं उनको रिविजिट करते हैं। मैंने रिलेशन किया है डिस्कस आइलर का फंक्शन का और मैंगोल्ड फंक्शन, मोबियस फंक्शन सॉरी, एंड मोबियस फंक्शन। वो ये रिजल्ट था कि फाई ऑफ n इज इक्वल टू d डिवाइड्स n म्यू ऑफ d एंड n बाय d, ये रिजल्ट था। अब मैं एक मिनट के लिए जो f फंक्शन है उसको कंसिडर कर लेता हूँ म्यू, और जो g फंक्शन है उसको कंसिडर कर लेता हूँ जो मैंने अभी फंक्शन डिफाइन किया है n कैपिटल N के नाम से, वो वाला, और पूछता हूँ कि जी इस f और g की प्रोडक्ट क्या बनेगी, यानी इन दो फंक्शंस का प्रोडक्ट क्या आएगा। और प्रोडक्ट से मुराद मेरा डिरिचलेट प्रोडक्ट है। मैं डिफाइन करता हूँ किसी n के लिए, ये है d डिवाइड्स n, f ऑफ d एंड g ऑफ n बाई d। f आपने रखा हुआ है म्यू और g रखा हुआ है n, तो क्या बनेगा, d डिवाइड्स n is mu of d and n of n by d। ये किसके बराबर आ गया, d डिवाइड्स n mu of d, और ये फंक्शन क्या करता है, जो इनपुट दे वही आउटपुट दे देता है। तो इनपुट दे रहे हैं n by d, आउटपुट भी ये दे देगा n by d। ये एग्जैक्टली किसके बराबर है, ये एग्जैक्टली बराबर है फाई ऑफ n के। ये मैंने प्रूफ किया अभी आज। इसका मतलब है कि f की जगह आपने रखा था म्यू, g की जगह रखा था n, और वो बराबर आ रहा है आइलर-फी फंक्शन के। ये एक आइडेंटिटी बन गई कि मोबियस फंक्शन और ये वाला फंक्शन की जो डिरिचलेट प्रोडक्ट है वो आइलर-फी फंक्शन के बराबर है। अब आइलर-फी फंक्शन देखें, किधर एक डिफरेंट फंक्शन पड़ा हुआ है, एक n फिक्स करें, उस n से पीछे जितने भी रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं उनका काउंट देते हैं। मोबियस फंक्शन देखने में एक सिंपल सा फंक्शन है, इसकी 3 वैल्यूज है, या 1 देगा आंसर, या -1 देगा, या 0 देगा। ये n जो है ये कुछ भी नहीं कर रहा, सिंपली जो इनपुट दे रहे हैं आउटपुट दे रहे हैं। स्टिल इन दोनों ने मिला के
एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन बना दिया। दिस इज आयलर फी फंक्शन विच इज द प्रोडक्ट ऑफ मोबियस फंक्शन एंड दिस एन, लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंट है। प्रोडक्ट मेरे काम की है जिसको मैं नंबर थ्योरेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहता हूँ। तो अब हमारा कंसर्न इस प्रोडक्ट से रहेगा। जितने भी हम नंबर थ्योरी में फंक्शंस डिस्कस करेंगे और आने वाले जो भी आप कोर्सेज पढ़ेंगे नंबर थ्योरी के अंदर, उसमें जो प्रोडक्ट होगी या नंबर थ्योरी का आप कहीं भी कोई लिटरेचर पढ़ेंगे विच इज अबाउट एनालिटिक नंबर थ्योरी, तो बाय डिफॉल्ट समझ लेंगे जब भी प्रोडक्ट लिखी हुई है वो ये डिरिचलेट प्रोडक्ट है उन दो फंक्शंस के दरमियान। अब हम इससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट करते हैं, और जो रिजल्ट अभी हमने किए हैं, जो जिसने ये रिलेशन लिखा हुआ है आयलर फी फंक्शन का और मोबियस फंक्शन का, इसके लिए हमारे पास एक और ज्यादा जनरलाइज रिजल्ट है जिससे हम बहुत सारे रिजल्ट ऐसे निकाल सकते हैं। तो पहले उसको भी देखते हैं और कुछ और फंक्शंस कंसिडर करते हैं। अभी मैंने जिस तरह एक्सप्लेन किया, अभी लास्ट स्लाइड में मैंने कहा है कि ये इसका आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है। सो n ऑफ n इज इक्वल टू n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n इज नॉट द आइडेंटिटी फंक्शन। तो एक दफा थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन से हमारा मुराद क्या होता है। अगर हमारे पास एक फंक्शन गिवन है और वो किसी भी फंक्शन से मल्टीप्लाई होने के बाद उसमें कोई फर्क न डाले, तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन है। एग्जैक्टली उसी तरीके से जिस तरह हमारे पास नंबर्स डिफाइन है, हम एक नंबर को अलजेब्रा के अंदर, ग्रुप थ्योरी के अंदर, रिंग थ्योरी के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं या आइडेंटिटी नंबर कहते हैं अगर उस नंबर को किसी से मल्टीप्लाई किया जाए उसे कोई फर्क ना पड़े। मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से आइडेंटिटी नंबर 1 है, 1 को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता। एडिशन के हिसाब से आइडेंटिटी नंबर 0 है, जिसको जिसमें मर्जी ऐड कर दें उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से अब आइडेंटिटी फंक्शन क्या होगा कि इस फंक्शन को जिस मर्जी के साथ मल्टीप्लाई करवा दें या जो भी आपने ऑपरेशन डिफाइन किया उसके हिसाब से ऑपरेट करवा दें तो उसे कोई फर्क ना पड़े। मैं f कंसिडर करता हूँ एक फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन अपनी डिफाइन करता हूँ डिरिचलेट, और कहता हूँ कि उसे मैं i के साथ मल्टीप्लाई कराऊं उसे कोई फर्क ना पड़े, या i को f के साथ मल्टीप्लाई कराऊं उसे कोई फर्क ना पड़े, देन i इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। एंड दिस शुड बी ट्रू फॉर ऑल f, जितने भी फंक्शन है, क्योंकि आइडेंटिटी यूनिक होती है। ये नहीं कि एक एलिमेंट के लिए आइडेंटिटी कोई और है, दूसरे के लिए कोई और है, तीसरे के लिए कोई और है। तो अगर आप आइडेंटिटी डिफाइन कर रहे हैं तो जितने भी फंक्शंस आप अरिथमेटिक डिफाइन कर सकते हैं उन सब के लिए इसको काम करना चाहिए। अब हमारा क्लेम ये है कि वो आइडेंटिटी फंक्शन असल में IFN से डिनोट करते हैं, वो ये है IFN का ब्रैकेट फंक्शन या इंटीजर फंक्शन, जो कि वैल्यू आपको 1 देगा इफ n इज इक्वल टू 1 एंड 0 देगा अदरवाइज। n की वैल्यू आपने पॉजिटिव लगानी है क्योंकि जारी बात है आपने इस फंक्शन को भी डिफाइन करना है नेचुरल नंबर्स टू समवेयर, तो जो इसके पास जो नंबर्स की इनपुट है वो पॉजिटिव है। तो 1/n, n अगर n की वैल्यू 1 हो गई तो ये 1 आ जाएगा, 1 का ब्रैकेट फंक्शन 1 ही आ जाएगा। और अगर n की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई तो 1/2 का ब्रैकेट फंक्शन 0 आएगा, 1/3 का ब्रैकेट फंक्शन 0, 1/4। तो जितना आप n की वैल्यू बड़ी करते जाएंगे उतना ये 0 के करीब होता जाएगा, ब्रैकेट फंक्शन इसका 0 ही देगा। तो ये सिंपल सा फंक्शन है जो 1 के लिए 1 देता है, बाकी हमेशा 0 दे देता है। अब हमारा क्लेम ये है कि ये इस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से जो कि डिरिचलेट प्रोडक्ट है उसके हिसाब से ये आइडेंटिटी फंक्शन है। लेट्स सी, कंसिडर करते हैं, देखते हैं कि क्या वाकई ये सेटिस्फाई होती है। मैं f की मल्टीप्लिकेशन कंसिडर करता हूँ i के साथ। जो डिरिचलेट प्रोडक्ट है वो कहती है कि d रन करेगा सारे डिवाइसेस के ऊपर n के, पहले f ऑफ d आंसर आएगा और फिर i ऑफ n बाय d आंसर आएगा। इट इज इक्वल टू d डिवाइड n f ऑफ d एंड ब्रैकेट फंक्शन ऑफ 1 ओवर n बाय d, क्योंकि जो इसके अंदर इनपुट आती है ये उसका रेसिप्रोकल लेके उसका ब्रैकेट फंक्शन ले लेते हैं।
दिस मीन्स कि ये आपके पास आ गया d डिवाइड्स n, f ऑफ d, और d बाय n आ गया। d डिवाइजर था, n नंबर था, और ये d बाय n आ गया। ये नंबर ने अगर तो इसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर बराबर हो गया तो फिर ये 1 देगा, बाकी सब जगहों के ऊपर ये इसने 0 देना है, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर छोटा हो जाएगा और न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा तो ये 0 दे देगा। मिसाल के तौर पे n आपके पास कोई भी नंबर है, इसके दो डिवाइजर्स का तो आपको पता है श्योर, एक इसका डिवाइजर 1 और एक n है, तो जरा उसके लिए देखते हैं क्या आता है। f ऑफ 1 पहले के लिए, और इसके लिए क्या आ जाएगा ऊपर 1 बाय n, मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस इधर सेंटर में बहुत सारे डिवाइसेस आएंगे, मुझे नहीं पता क्योंकि n मुझे नहीं पता। लास्ट टर्म क्या आएगी, लास्ट इसका डिवाइजर है f ऑफ n, और दिस इज n एंड n, बाकी सारे 1 से लेके n के दरमियान रेंज कर रहे हैं, तो ये दे रेंज फ्रॉम 1 टू n, इसके अंदर रेंज कर रहे हैं। इसके लिए 1 बाय n, अगर n की वैल्यू 1 नहीं है तो 1 बाय n का आंसर ब्रैकेट फंक्शन क्या आएगा, 0, क्योंकि n बड़ा है, ये 0 आ गया। इस लेवल तक पहुंचने से पहले तक n की ऊपर वाली वैल्यू कम ही रहेगी। अगर n की ऊपर वाली वैल्यू कम है तो न्यूमरेटर कम होगा, डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, इससे पहले तक सारे के सारे 0 ही देंगे। सिर्फ ये ब्रैकेट फंक्शन आंसर 1 देगा। n बाय n 1 आ गया तो आंसर इज f ऑफ n विच इज इक्वल टू f। तो मेरे पास f की डिरिचलेट प्रोडक्ट i के साथ आंसर f दे रही है। दिस मीन्स के i इज आइडेंटिटी फंक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने f क्या यूज किया। मैंने f की कोई वैल्यू यूज नहीं की, f आर्बिट्रेरी अरिथमेटिक फंक्शन है। मुझे सर ये पता है कि f ऑफ n डिफाइन है, तो जब मैं f और i की मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर f आ जाता है। इस तरीके से i बाय f करेंगे तो मैं उसको रिप्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि ये भी डिवाइजर है, ये भी डिवाइजर है, तो n बाय d को उठा के इधर रख दूँ या d को उठा के इधर रख दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर ये डिवाइजर है तो ऑटोमेटिकली ये भी डिवाइजर है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हो गया आइडेंटिटी फंक्शन। अब आइडेंटिटी अगर डिफाइन किया तो इनवर्स भी हम डिफाइन कर सकते हैं। लेट f be any arithmetic function, then f inverse, which is the inverse of f, is defined by the following equation. कि अगर f को मल्टीप्लाई किया जाए उस फंक्शन के साथ तो आंसर आइडेंटिटी फंक्शन आना चाहिए। अगर ये चीज सेटिस्फाई हो रहा हो तो मैं कहूँगा कि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, अगर नहीं हो रहा हो तो वो इन्वर्स नहीं है। इसकी एग्जांपल हम कंसिडर करेंगे, लेकिन कुछ थोड़ी देर बाद, क्योंकि इन्वर्स जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल है। एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं इसकी। मैं एक न्यू फंक्शन डिफाइन करता हूँ u के नाम से कि u ऑफ n इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो समझ लें कि ये कांस्टेंट फंक्शन है, डिफाइन ये n से है और इसकी रेंज के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 पड़ा हुआ है। जो मर्जी इसकी डोमेन से इनपुट दें, इसने आंसर 1 ही देना है, उसके अलावा इसके पास कोई नहीं है। अरिथमेटिक फंक्शन की जो क्राइटेरिया उसको पूरा कर रहा है, डिफाइन है हर नेचुरल नंबर के लिए और सबके लिए आंसर 1 दे रहा है। मैंने एक रिजल्ट अभी प्रूव किया डिवाइजर सम का। देखिए मैं उस डिवाइजर सम को इधर कैसे यूज करता हूँ। मैंने ये प्रूव किया है कि डी एन के ऊपर अगर रन करे, म्यू ऑफ डी मोबियस फंक्शन लगाया जाए तो उसका आंसर 1 बाय n का ब्रैकेट फंक्शन आ जाता है। और 1 बाय n का जो ब्रैकेट फंक्शन है इसको मैंने डिफाइन किया है आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन जो है उसका आंसर ये आ जाता है, ये लिखा हुआ है। इसी को दोबारा लिख लेते हैं। इसी को एक दफा दोबारा लिख लेते हैं। तो इसके साथ मेरे पास आ गया i ऑफ n इज इक्वल टू d डिवाइड्स n म्यू ऑफ d, ये सीधा करके लिख लिया। और यहां मैं अपनी मर्जी से एक n बाय d भी लगा देता हूं। ये n बाय d क्या फर्क डालेगा,
जो मर्जी इनपुट दे इसने आंसर 1 देना है। तो 1 अगर कुछ नहीं लिखा हुआ साथ तो 1 भी लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई हो रहा है 1, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये जो आपके पास लिखा हुआ है f d पे और g n बाई डी पे, तो ये f और g की ड्रिशले प्रोडक्ट लिखी हुई है। इसका मतलब है कि f बराबर आ रहा है म्यू की ड्रिशले प्रोडक्ट u के साथ। अब इसके साथ इसको कंपेयर करें, ये जो लिखा हुआ है कि म्यू को अगर मैं u के साथ ड्रिशले प्रोडक्ट लूं तो i के बराबर आ रहा है। तो म्यू का इन्वर्स क्या होना चाहिए? म्यू का इन्वर्स होगा u और u का इन्वर्स होगा म्यू। ये एक एग्जांपल है छोटी सी कि मोबियस फंक्शन का इन्वर्स ही होता है। अब ये इन्वर्स जारी बात है कि आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि ये सारे के सारे फंक्शंस के इन्वर्सेस और आइडेंटिटीज जो हैं ये डिपेंडेंट होती हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। तो अब ये सब कुछ डिफरेंट इसलिए आ रहा है कि मेरी मल्टीप्लिकेशन बड़ी डिफरेंट है। मेरी मल्टीप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स के ऊपर बेस कर रही है, तो इसलिए उनके जो इन्वर्सेस हैं वो बिल्कुल डिफरेंट से आ रहे हैं। अब मैं इस रिजल्ट को, ये जो अभी किया हमने कि म्यू का इन्वर्स यू है और यू का इन्वर्स म्यू है, एक बहुत जनरल रिजल्ट के लिए यूज करूंगा और उससे फिर वो जो हमने प्रीवियस रिजल्ट किए वो ऐसे फॉलो हो जाएंगे। इस रिजल्ट को कहते हैं मोबियस इन्वर्जन फार्मूला। मोबियस इन्वर्जन फार्मूला ये कहता है कि अगर आपको एक फंक्शन का पता लग गया है इन टर्म्स ऑफ अदर फंक्शंस कि उसके डिवाइजर्स के ऊपर उसका क्या सामना है, तो फिर g ऑफ n को भी इन टर्म्स ऑफ f लिखा जा सकता है और एक फैक्टर एक्स्ट्रा आएगा जो कि मोबियस फंक्शन का होगा। सो अगर मैं जनरली लिखूं कि f का कोई रिलेशन है g के साथ, सो मैं इसको इस तरीके से कहता हूं कि f हैज सम रिलेशन विद g, देन g आल्सो हैज सम रिलेशन विद f। इसको इस तरीके से कह सकता हूं कि f कैन बी रिटन एज सम टर्म्स ऑफ g या इन सम एक्सप्रेशन ऑफ g से इसको इस तरह इंटरप्रेट करते हैं। f कैन बी रिटन एज is written as an expression of g, then it says that g can also be written as an expression of f, and they are if and only if. What is that expression? That is an entirely different story. Okay, that expression involves a factor which is of Mobius function, वो एक अलग बात है। लेकिन हमारा जो जनरल कंसर्न है वो क्या ट्रू है या नहीं, कि अगर एक दूसरे की टर्म्स के अंदर गिवन है तो क्या दूसरे को भी पहले की टर्म्स के अंदर लिखा जा सकता है। तो आप इस सेंस में देखें, f गिवन है g की टर्म्स में वेयर ये सारे के सारे डिवाइजर्स के ऊपर रन कर रहे हैं। इधर g गिवन है f की टर्म्स के अंदर जहां ये डिवाइजर्स के ऊपर ही रन कर रहा है और एक फैक्टर ये एक्स्ट्रा लग गया। पहले इसको प्रूफ करते हैं फिर मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूं। मैं इस को और इस एक्सप्रेशन को जो मेरे पास f और g की मल्टीप्लिकेशन है उसके अंदर इस लैंग्वेज के अंदर लिखना चाहता हूँ, यानी कि डिरिचलेट प्रोडक्ट में। तो मैं एक दफा दोबारा डिरिचलेट प्रोडक्ट को डिवाइस करता हूँ कि अगर f एक अरिथमेटिक फंक्शन है, g एक अरिथमेटिक फंक्शन है, तो इनकी डिरिचलेट प्रोडक्ट होगी d divides n where the sum runs on all the divisors of n, f of d and g of n and d। अब इस हिसाब से ये देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, f of n is equal to d divides n, g of d, और इधर कुछ नहीं लिखा हुआ तो u of n by d लिख देता हूँ क्योंकि u of फंक्शन है जिसने 1 ही देना है। इधर इसको भी लिख लेता हूँ दोबारा, g of n is equal to d divides n, f of d into mu of n d, ये आपके पास लिखा हुआ है। अब ये मैंने प्रूफ करना है कि ये एंड ओनली इफ ये लिखा हो या ये लिखा हो एक ही बात है, क्योंकि 1 है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं तो इस डेफिनेशन के हिसाब से ये g और u की डिरिचलेट प्रोडक्ट लिखी हुई है। तो f is the Dirichlet product of g and u if and only if g is the Dirichlet product of m and mu. So Mobius inversion formula in the language of Dirichlet convolution or Dirichlet product is this, कि if f is g product u then g is f product mu, where u and mu are the inverses of each other। किसी एक को कंसिडर कर लें। अब मैंने प्रूफ शुरू करने लगा। सपोज f is equal to g u, apply mu on both sides। so apply से मुराद मेरा यही है कि multiplication of mu on both sides। so it is f multiplied by mu, g multiplied by u multiplied by mu।
लास्ट स्लाइड के अंदर हमने किया है कि यू और म्यू एक दूसरे के इनवर्सेस हैं। इसका मतलब है कि इनकी मल्टीप्लिकेशन, डिरिचलेट मल्टीप्लिकेशन आंसर देगी आइडेंटिटी फंक्शन। इसका मतलब है कि एफ की म्यू के साथ जो प्रोडक्ट है वो बराबर आ जाएगी जी क्रॉस आइडेंटिटी फंक्शन। और आइडेंटिटी फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि जिससे मर्जी मल्टीप्लाई हो जाए उसमें कोई चेंज नहीं लेके आता। इसका मतलब है कि एफ क्रॉस म्यू इज इक्वल टू जी। ये हमने प्रूफ करना था कि अगर एफ जी की यू के साथ मल्टीप्लिकेशन है तो जी जो है एफ की म्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन है, दिस इज म्यू। और रिवर्स चलना है तो दोनों साइडों पर यू अप्लाई कर दें तो इधर पहुंच जाएंगे। ये कंक्लूड करता है इस रिजल्ट को। अब मैं इसको अप्लाई करता हूं जो हमने रिजल्ट किए उनके ऊपर। पहला रिजल्ट देखें, मैंने ये प्रूफ किया कि summation d divides n, phi of d is equal to n। और एक फंक्शन मैंने ये डिफाइन किया हुआ है f n of n is equal to n for all n belongs to n। तो अगर मैं उस जुबान के अंदर लिखूं तो ये लिखा हुआ है n is equal to d divides n phi of d, और कुछ नहीं आगे लिखा हुआ तो साथ u लगा दें n by d के साथ। तो इस साइड के ऊपर n चल रहा है, ये साथ लिख दें साथ n। तो इस साइड के ऊपर n ही रहा, उस साइड पे यही रहा और ये 1 है। तो इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब है कि n इज फाई और u की डिरिचलेट प्रोडक्ट है। ये कब होगी? डिरिचलेट का जो इन्वर्जन फार्मूला है वो भी इस इन्वर्जन फार्मूला को कहता है इफ एंड ओनली इफ फाई इज n क्रॉस म्यू। सो इसको लिख लेते हैं, फाई ऑफ n इज इक्वल टू d डिवाइड्स n, n बाय d इंटू म्यू मल्टीप्लीकेशन सॉरी म्यू बाय n बाय d। या इसको आप इस तरह कह सकते हैं d बाय n, इसके अंदर n बाय d कर लें क्योंकि दोनों इसके डिवाइजर्स हैं, और इसको म्यू ऑफ d कर लें। n ने आंसर वही दे देना है, तो आपके पास बचा d डिवाइड्स n म्यू ऑफ d एंड n बाई d, दिस इज phi ऑफ n। अब ये मैंने प्रूफ जो है इसके लिए अलग प्रूफ एक लिखा था कि ये इसके बराबर होगा आयलर फंक्शन की प्रॉपर्टीज को यूज करके। लेकिन इधर से क्या है कि मेरे पास सिर्फ ये एक आइडेंटिटी गिवन है और इधर से ये डायरेक्टली ये आ गई। मैंने कोई प्रूफ नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ मोबियस इन्वर्जन फंक्शन को अप्लाई किया है। पहले अपने फंक्शंस को उस सेटिंग में लिखा है कि मेरे पास लिखा क्या हुआ है और उसके ऊपर एग्जैक्टली मोबियस इन्वर्जन फार्मूला अप्लाई किया है, तो ये आइडेंटिटी आ गई। अब मुझे इसके लिए प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी इसका। इसी तरीके से वो जो हमने मैंगोल्ड फंक्शन की है जरा उसको देखें कि उसे हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं। पहले तो हमें डिवाइजर सम निकालना है मैंगोल्ड फंक्शन का। सो मैं इसको थ्योरम की फॉर्म में लिखता हूं, d divides n मैंगोल्ड फंक्शन ऑन डिवाइजर्स शुड बी इक्वल टू log of n। ये मैं प्रूफ करता हूं पहले। सो मैंगोल्ड फंक्शन ने जिधर भी एक से ज्यादा प्राइम्स आएंगे उनको उसने 0 कर देना, और अगर वो किसी एक ही प्राइम की पावर है तो उसका आंसर सिर्फ मैंगोल्ड फंक्शन देगा। तो मैंने अब इसके ये वाली चीज लिखनी है d डिवाइड्स n समेशन d। तो पहले इसने तो पहली वैल्यू ये आ गई प्लस सॉरी फिर p1 का स्क्वायर आ गया और p1 की पावर k1 आ गई। मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि n जो है उसकी प्राइमरी डिकम्पोजिशन ये है pr kr, कि उसमें r प्राइम्स है और सबकी पावर ये वाली है। तो मैंने पहला प्राइम कंसिडर किया और उसकी पावर्स देख दी, प्लस दूसरा प्राइम और उसकी पावर्स, और यहां तक के प्लस के साथ लास्ट प्राइम लिखा पी आर
और उसकी पावर्स कंसिडर करती हैं पी आर के आर। इसके अलावा अगर आप कोई भी चीज़ कंसिडर करेंगे एज अ डिवाइजर तो उसका जो मैंगोल्ड फंक्शन है वो तो ज़ीरो हो जाना है। अगर वो उसका मैंगोल्ड फंक्शन ज़ीरो हो जाना है तो वो लिखने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं सम लिख रहा हूँ तो सम में अगर ज़ीरो लिखा हो ना लिखा हो एक बराबर है। और इनके मैंगोल्ड फंक्शंस क्या आएंगे, ये ऊपर वाले का आएगा log ऑफ P1, इसका भी आएगा log ऑफ P1 और लास्ट का भी आएगा log ऑफ P1। तो ये K 1 टाइम्स लिखा हुआ है, ये P1 आएगा। दूसरी सारी लाइन का आंसर आएगा P2 अप टू log ऑफ P2 एंड सो ऑन। इसी तरीके से जो लास्ट लाइन है उसका आ जाएगा PR अप टू log ऑफ PR, क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन है कि अगर प्राइम की पावर है तो उसने सिर्फ जो सिंगल फैक्टर है प्राइम का उसके साथ log लगा देना है, ये इसका आंसर है। तो पहली लाइन के अंदर log कितनी दफा लिखा हुआ है, K टाइम्स log P1 लिखा हुआ था। दूसरी लाइन में K 2 टाइम्स log P2 लिखा हुआ है। इस तरीके से लास्ट लाइन में KR log ऑफ PR लिखा हुआ है। अब मैं log की सिंपली प्रॉपर्टीज अप्लाई करता हूँ। इट इज log P1 पावर K1 इनके साथ लगा हुआ है प्लस log P2 K2 प्लस log PR KR और फिर log की प्रॉपर्टी अप्लाई की तो इट इज P1 K1 अप टू PR KR। ये नंबर n था तो ये log ऑफ n आ गया। सो इस साइड के ऊपर आपके पास है d डिवाइड्स n एंड मैंगोल्ड फंक्शन ऑफ d, ये आपके पास आंसर आ गया। अब आपके पास डिवाइजर्स के ऊपर ये फंक्शन का पता लग गया कि ये क्या है। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि log ऑफ n अगर मैं एक फंक्शन कंसिडर करूं तो वो इन टर्म्स ऑफ मैंगोल्ड फंक्शन डिफाइंड है। क्या मैंगोल्ड फंक्शन को भी इन टर्म्स ऑफ log फंक्शन डिफाइन किया जा सकता है? अगर मैं ये f कंसिडर कर लूं या g कंसिडर कर लूं तो g इन टर्म्स ऑफ f डिफाइन है। क्या f भी इन टर्म्स ऑफ g डिफाइन किया जा सकता है बाय सम फैक्टर ऑफ मोबियस फंक्शन? अब उसके लिए मैं अलग से प्रूफ नहीं लिखूंगा जिस तरह मैंने आयलर फ्री फंक्शन के लिए लिखा है। मैं इसी आइडेंटिटी के ऊपर डायरेक्टली मोबियस इन्वर्जन फार्मूला अप्लाई करता हूँ, उसका प्रूफ लिख देता हूँ। सो मेरे पास आइडेंटिटी आई है d डिवाइड्स n मैंगोल्ड फंक्शन ऑन d इज इक्वल टू log ऑफ n। मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ log ऑफ n इज इक्वल टू d डिवाइड्स n d इफ एंड ओनली इफ डायरेक्टली मैं अप्लाई कर रहा हूँ मैंगोल्ड फंक्शन ऑफ n इज इक्वल टू d डिवाइड्स n log ऑफ d एंड देन मोबियस ऑफ n बाय d। ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया। सो अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है। इसको मैं अगर दोबारा लिखूं d डिवाइड्स n log ऑफ d एंड म्यू ऑफ n बाय d, तो इसके अंदर जो कुछ डिवाइजर्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे इसके दो ट्रिवियल डिवाइजर्स हैं जिनका मुझे पता है। एक डिवाइजर इसका 1 है और एक डिवाइजर n है। इस 1 के लिए ये आपके पास क्या वैल्यू देगी और इसके अलावा जो नंबर्स आएंगे उनके लिए ये क्या वैल्यू देगी। मैं इस पहले तो इनके रोल को रिप्लेस कर देता हूँ। ये भी डिवाइजर्स के लिए, ये भी डिवाइजर्स के लिए मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ d डिवाइड्स n log ऑफ n d एंड म्यू ऑफ d। इसको स्प्लिट कर देता हूँ। एक दफा ये आ जाएगा d डिवाइड्स n log ऑफ n एंड म्यू ऑफ d और एक दफा आ जाएगा माइनस log ऑफ d एंड म्यू d एंड d डिवाइड्स n। क्योंकि मैं log ऑफ n बाय d लिखा हुआ है तो उसको लिख सकता हूँ log ऑफ n माइनस log ऑफ d। अगर d डिवाइड कर रहा है n को तो इसका जो फर्स्ट मेरे पास वैल्यू है वो क्या आएगी। सो log ऑफ n जो है वो इंडिपेंडेंट है डिवाइजर से। मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ log ऑफ n d डिवाइड्स n एंड म्यू ऑफ d माइनस d डिवाइड्स n log ऑफ d एंड म्यू ऑफ d। तो मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया
log of n, d divides n, mu of d and minus this value, d divides n log of d and mu of d. So this sum we know कि ये किसके बराबर है, log of n, और ये सम है आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर 1/n इसके बराबर माइनस ये आ गया d डिवाइड्स n log ऑफ d एंड mu ऑफ d. अगर n की वैल्यू 1 होगी तो log ऑफ 1 0 हो जाएगा, और अगर n की वैल्यू बड़ी होगी तो 1/n 0 हो जाएगा. तो या इसने 0 हो जाना या इसने 0 हो जाना, तो हर केस में इसने 0 ही रहना है. सो हर केस के अंदर इसने 0 रहना है. सो आंसर आपके पास आ जाएगा माइनस d डिवाइड्स n log ऑफ d एंड mu ऑफ d, और इस साइड के ऊपर जो आपके पास एक्सप्रेशन है वो आ गया इन टर्म्स ऑफ मैंगोल्ड फंक्शन. तो ये एक आइडेंटिटी बन गई जिसके लिए हमने कुछ भी प्रूफ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ पहले डिवाइसेस के ऊपर सम निकाल लिया और एक नया एक्सप्रेशन बना लिया जो कि मेरा जो ओरिजिनल फंक्शन था मैंगोल्ड फंक्शन उसको डिफाइन कर रहा है. तो ये इस हिसाब से इसकी एप्लीकेशंस है जो कि हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर मजीद देखेंगे. इसके साथ ही मैं कंक्लूड करता हूँ आज का लेक्चर. एक दफ़ा रिव्यू करते हैं आज हमने क्या क्या देखा. हमने मोबियस और आयलर फंक्शंस देखे, उनके दरमियान एक डायरेक्ट रिलेशन डेवलप करने की कोशिश की, उसको हमने डायरेक्ट प्रूफ लिखा, उसका रिविजिट किया आयलर फंक्शन को, और आयलर फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज देखी कि वो फंक्शंस जो है अगर दो नंबर्स रिलेटिवली प्राइम नहीं है तो उनके ऊपर कैसे अप्लाई किया जा सकता है. अरिथमेटिकल फंक्शंस जो हैं वो डिफाइन किए हैं कुछ नए, और फिर हमने मोबियस इन्वर्जन फार्मूला देखा कि किस तरीके से एक फंक्शन अगर दूसरे के रिलेशन में देखा हो तो दूसरे को इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट किस तरह लिखा जा सकता है विद द फैक्टर ऑफ मोबियस फंक्शन. इसलिए इसका नाम है मोबियस इन्वर्जन फार्मूला. मैंगोल्ड फंक्शन मैंने किया है और मोबियस इन्वर्जन फार्मूला से उसका सम लिख के दिखाया है. इसके साथ ही हमने यहाँ आज अपना लेक्चर कंक्लूड किया है. मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस नेक्स्ट टाइम से हम कंसिडर करेंगे, और जो रिजल्ट किए थे आयलर फाई फंक्शन के लिए कि अगर दो नंबर्स रिलेटिवली प्राइम नहीं है तो उन पे कैसे अप्लाई होता है, वो इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन.